हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप। कल हमने क्लास 10th के जो ये बुक है कृतिका भाग 2 10वीं की, इसके चैप्टर नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी, जिसका अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़ना। जोड़कर वो प्रार्थना करती है और वो घूमने गई हुई है। तो उसके बारे में हमने 8 क्वेश्चन हमने इसके किए थे कल, और 16 क्वेश्चन है इसमें, 8 इस वीडियो में करेंगे। और सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, तो जितने हमने क्वेश्चन कल समझाए थे वो आशा है सभी बच्चों को याद हो गए होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आगे क्या है कि जैसे वो हिमालय की तरफ जा रही है, तो हिमालय पे चलते चलते उसको क्या होता है कि उसको एक स्थान हो रहे हैं 3। जैसे जैसे वो आगे जाती है हिमालय की तरफ सिक्किम में, तो क्या होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उनके नाम। यहाँ पे एक तो कटाव जगह है। क्या है? कटाव। पेंसिल से लिख रही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेरे को थोड़ा इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको नाम याद हो जाए। एक तो आपको कटाव नाम याद करना है, एक करना है यहाँ पे है यूंगथाम। ठीक है, तो जैसे जैसे वो आगे जा रही है, और यहाँ पे है लायुंग। दिख नहीं रही, पेन लेके आऊँ क्या? बस 3 अक्षर लिखने हैं मुझे। लायुंग, ये आपको 3 अक्षर याद करने इनके नाम। लायुंग, खटाव, यूंगथाम। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो लेखिका है वो पहले लायुंग आ जाती है। लायुंग आकर वो देखती है कि यहाँ पर, वो सोचती है कि यहाँ पर तो बहुत अधिक बर्फ़ होगी। वो यहाँ पर आ रही है लायुंग, तो वो सोचती है यहाँ पर तो बहुत अधिक बर्फ़ होगी, बहुत अधिक अच्छा लगेगा बर्फ़ देख के। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचती है लेखिका, तो यहाँ पे न तो बर्फ़ गिरती है, लेकिन ठंड तो वहाँ पे अच्छी हो रही है, लेकिन बर्फ़ यहाँ पे नहीं है। तो लेखिका सोचती है, लेखिका को पता चलता है, तो वो जो गाइड करने वाला था वो बताता है कि यहाँ पर जो प्रकृति से लोगों ने खिलवाड़ किया, लोगों ने पेड़ काट दिए, इसके कारण बहुत अधिक पर्यावरण का नष्ट हो गया, जिसके कारण कि बर्फ़ यहाँ पे नहीं पड़ती, पहले बहुत पड़ती थी। तो फिर लेखिका क्या करती है, कटाव की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? कटाव। तो कटाव पे जाती है, तो वहाँ का रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। वहाँ पे रास्ता बहुत ही पतला है, सकरा है, और वहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए बड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा था। बहुत अधिक धुंध हो रही थी, बहुत अधिक ख़तरनाक जगह थी वहाँ पे कटाव की तरफ। लेकिन जो ड्राइवर था वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है और बहुत ही अच्छे से चला रहा है। तो वहाँ पे जाकर उसको देखती है, कटाव में बहुत अधिक बर्फ़ गिर रही है। बहुत ही सुंदर वहाँ का नज़ारा है जो कटाव का है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि कटाव में उसकी एक फ्रेंड गई थी पहले, उसका नाम था मनी। लेखिका की जो दोस्त है, मनी नाम की जो दोस्त है, वो गई थी। तो उसने बोला था प्रकृति का नायाब जगह है ये, प्रकृति ने एक इतना सुंदर काम कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे इस समय ये तो उसकी जो दोस्त थी मनी, उसने कहा कि ये तो स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सुंदर है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ी दूर के बाद, आगे और चलने के बाद, -15 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, वो जो उसकी दोस्त है मनी, वो कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारी बर्फ़ गिरती है ना, इसलिए प्रकृति ने इतना अच्छा बैलेंस बना रखा है कि सर्दियों में यहाँ पे सारी बर्फ़ जम जाती है, और जब गर्मी आती है तो सारी बर्फ़ पिघल पिघल के कहाँ पे जाती है? पानी बनकर वो बह जाती है। ठीक है, और लोगों को पानी प्रदान करती है, और सर्दियों में बर्फ़ बन जाती है। फिर उसके आगे वो चलते हैं युंगथाम की तरफ। ठीक है, तो वो लेखिका जाते हैं युंगथाम की तरफ जाती है। तो वहाँ पे क्या मिलता है कि थोड़े थोड़े आगे चलती है, तो वहाँ पे -15 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, -15 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे फौजी है, क्या है, फौजी हैं, और फौजी क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। तो ड्यूटी देते हुए इनको देखकर लेखिका कहती है कि आप लोग तो कैसे ड्यूटी दे रहे हो, कि यहाँ तो बहुत ही सांस लेने में प्रॉब्लम है, यहाँ तो बड़ी समस्या है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जब यहाँ पर ड्यूटी देते हैं तभी आप लोग चैन की नींद घरों में सो पाते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे वो युंगथाम पहुँच जाती है। युंगथाम का नज़ारा, जैसे कि इसमें बहुत अधिक
सुंदर नज़ारों को देखते हुए वह आगे पहुंचती है और वो लास्ट में अपनी जगह पर पहुंच जाती है सिक्किम में। और सिक्किम का नज़ारा वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत था। ठीक है, तो ये तो था इसका चैप्टर का पॉइंट, कुछ जो क्वेश्चन में आपको आगे याद करने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ध्यान से देखिए, अब आपको क्वेश्चन खुद से खुद याद हो जाएंगे। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। यानी कि प्रकृति की सुंदर तो बहुत थी, प्रकृति बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ के जो आनंद लेती लेती जो लेखिका है, ऐसे कौन से दृश्य उसने देखे जिससे उसकी आत्मा को बहुत तकलीफ हुई, उसकी आत्मा झकझोर गई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर देखिए, बिल्कुल आसान है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करवाऊंगी, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। ओके बेटा, तो लेखिका हिमालय के अनुपम सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। जैसे वो हिमालय के पास पहुंचती है तो वहाँ का सौंदर्य को देखकर वो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। परंतु जब उसने सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती हुई सुंदर पहाड़ी औरतों को देखा तो इस दृश्य ने उसे झकझोर दिया। दृश्य तो बहुत सुंदर था, लेकिन वहाँ पर जो सड़क बनाई जा रही थी, वहाँ पर जो सुंदर सुंदर स्त्रियाँ पत्थर तोड़ रही थी, उनको देखकर लेखिका का मन झकझोर गया। उसके हाथों में भारी हथौड़े थे उन औरतों के, और पीठ पर बंधे हुए झोलों में उनके बच्चे भी थे। जो लेखिका वो थे कौन, जो वो पत्थरों को तोड़ रही थी, सड़क बना रही थी, उन औरतों के पीछे झोलों में बंधे हुए उनके बच्चे भी लटक रहे थे। उनको देखकर लेखिका को उन आदिवासी स्त्रियों की भी याद आई जिनको उसने पलानो और गुमला के जंगलों में देखा था। जब वो नीचे से ऊपर धीरे धीरे आ रही थी, तो ये 2 जंगल और आए थे, पलानो और गुमला। इनके बेटे नाम याद कर लेना बस आप, ठीक है, बाकी तो आप खुद से लिख दोगे। तो ये पलानो और गुमला नाम के जो जंगल हैं, ये दोनों नाम आप याद कर लेना। तो उन औरतों को देखकर उनको पीछे जब वो आ रही थी तो उन आदिवासी औरतों की भी याद आई जो पलानो और गुमला के जंगलों में उन्होंने देखी थी। उसके हाथों में ठाड़े पड़े हुए थे, जैसे वो कस्सियाँ चला रही थी, हथौड़े चला रही थी, तो हाथों में जैसे टाइट से हो जाते हैं ना, तो वो ठाड़े बोल रहे हैं, उसमें ठाड़े पड़े हुए थे और पाँव फूले हुए थे। यह मानव मातृत्व और जीवन की श्रम साधना का समन्वय था। समन्वय मतलब मिलना, यानी कि माँ का क्या कर रही है, अपने बच्चे को भी संभाल रही है और कठिन परिश्रम भी कर रही है। तो मातृत्व, यह मानव मातृत्व और जीवन का श्रम, मेहनत करना, साधना का मिलना था। एक स्वर्गिक सौंदर्य के मध्य में, एक सुंदर सा स्वर्ग जैसे सौंदर्य के बीच में, ठीक है, वहाँ पर तो इतना सुंदर था कि स्वर्ग जैसा लग रहा था। एक स्वर्गिक सौंदर्य के मध्य में भूख, मौत, वो औरतें क्या थी, वो भूखे थे, काम कर रहे थे, अपने जीवन यापन के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। तो सौंदर्य स्वर्ग जैसे माहौल में भूख भी थी, मौत भी थी, और दयनीय की दृष्टि से लेखिका को झकझोर कर रखती है। उनकी जो हालत थी वो बहुत ही दयनीय थी। एक अन्य दृश्य उन सैनिकों का भी था। उनको दृश्य एक ये भी अच्छा वो लगा, झकझोर दिया। एक सैनिकों का जो दृश्य था उसको भी लेखिका ने झकझोर दिया, जो इस भयंकर सर्दी में देश की रक्षा के लिए जागरूक खड़े थे। जो -15 डिग्री सेल्सियस पर वो देश की रक्षा के लिए इतनी सर्दी में खड़े थे। ठीक है, तो मेन पॉइंट आपको क्या डालना है, जब वो सड़कें बना रहे थे उन औरतों को देखा जिससे उसका मन झकझोर दिया। उसके हाथों में हथौड़े थे और बच्चे पीछे बंधे हुए थे। तो ये उनको उस समय की याद आ गई जब उसने आदिवासी औरतों में पलानो और गुमला के जंगलों में औरतों को देखा था। उनके हाथों पर भी ठाड़े पड़े हुए थे, पाँव फूले हुए थे। तो यह मानव की मातृता और जीवन की श्रम साधना का समन्वय है। ठीक है, एक स्वर्ग जैसे स्थान पर भूख, मौत और ऐसी दयनीय अवस्थाओं को देखकर लेखिका को झकझोर कर रख दिया। और एक अन्य दृश्य था, जो आर्मी भाई होते हैं, जो फौजी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि देश की रक्षा के लिए -15 डिग्री सेल्सियस पर वहाँ पर अपनी ड्यूटी देते हैं। उनसे भी लेखिका का मन झकझोर गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान रहता है, उल्लेख करिए। तो सैलानी होते हैं जो घूमने के लिए वहाँ पर आते हैं, तो उनको घुमाने के लिए, उनके अलौकिक छटा का अनुभव करवाने के लिए किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो उसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन जो गाइड भी साथ देता है, और वहाँ पर होटल वाले भी खाना भी देते हैं, सड़क वाले सड़कें बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का वर्णन करना है इसमें, जैसा कि चैप्टर में बताया गया है।
तो सबसे पहले हम करेंगे, देखिए, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में अनेक लोगों का योगदान रहता है। तो ये तो क्वेश्चन यहाँ से, ये लाइन पूरी यहीं से बन रही है। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। सबसे पहले ट्रैवल एजेंसियों की भूमिका होती है। सबसे पहले किसकी होती है? तो जिस पे मैं पेंसिल से अंडरलाइन करते जाऊँ वो वर्ड आपको याद कर लेना ज़रूर है, बाकी तो आप खुद से बना लोगी। तो सबसे पहले भूमिका होती है ट्रैवल एजेंसियों की, जो सैलानियों के लिए वाहन और ठहरने की व्यवस्था करता है। जो ट्रैवल एजेंसी होती है वो क्या करती है? सैलानियों के लिए वाहन की व्यवस्था करती है और ठहरने की व्यवस्था करती है। वाहन का जो चालक है उनको गंतव्य स्थान तक ले जाता है। इसके साथ साथ गाइड की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। जो वाहन चालक है वो वहाँ तक ले जाता है, उसके गंतव्य स्थान तक जहाँ उसको पहुँचना है। इसके साथ साथ आप कहीं भी घूमने जाओगे तो वहाँ पे जो गाइड करने वाला होता है और जो वाहन चालक होता है वही तो गंतव्य स्थान पर ले जाएगा ना। तो इसके साथ साथ गाइड की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो सैलानियों को पर्यटन स्थल की जानकारी देता है। जो गाइड होता है वो सारी जानकारी देता रहता है कि यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है। इस दृष्टि से स्थानीय नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पहले आपको क्या करेंगे, इस ट्रैवल एजेंसियों की, फिर वाहन उठाते हैं, इसके बाद गाइड की बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद किसका करेंगे हम? स्थानीय नागरिकों का। इस स्थानीय नागरिकों की भूमिका भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, जो सैलानियों को आवश्यक जानकारी देते हैं। सबसे अधिक योगदान तो श्रमिकों का है। इससे भी ज़्यादा किसका योगदान है? श्रमिकों का, जो ऐसे स्थानों पर सड़कें बनाते हैं। ठीक है, उन श्रमिकों का सबसे बड़ा योगदान है, जो ऐसे स्थानों पर सड़कें बनाकर सैलानियों के आवागमन में उनको आने के लिए सुविधाजनक सड़कें बनाते हैं। अंत में टूरिज्म स्पॉट को महत्वपूर्ण योगदान गया है। लास्ट में किसको गया है? टूरिज्म स्पॉट को भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो सैलानियों को सेवाएं और जानकारी प्रदान करता है। ये जो टूरिज्म स्पॉट होते हैं वो क्या करते हैं कि सैलानियों को सेवाएं भी देते हैं और जानकारी भी देते हैं। इसके अतिरिक्त खाने पीने तथा रहने की व्यवस्था करने वाले होटलों को, उसके बाद हम होटलों को भी योगदान दिया, होटलों ने भी, और कर्मचारियों की अवहेलना नहीं कर सकते, उनके कर्मचारियों ने भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ साथ दुकानदार और कलाकृतियाँ बेचने वाले तथा फोटोग्राफरों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे कि अलौकिक छटा का सैलानियों को प्राकृतिक की छटा का अनुभव कर सके। तो ये है इसके मेन जो अंडरलाइन कर दिए ना, वो तो आपको याद कर लेना है, बाकी इसको समझ लेना है। ठीक है, याद कर लेना उन पॉइंटों को जिन पे मैंने अंडरलाइन किया है। इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सैलानियों को उनको घुमाने के लिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। देखो कितना कम लेती है, ये उनका वर्णन किया गया है जो औरतें मेहनत कर रही थी, अपने पीछे बच्चों को बांधे हुए थी, श्रम कर रही थी, सड़कें बना रही थी, टोकरी को ढो रही थी, उनके बारे में वर्णन है कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर यह स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। यानी कि जो आम जनता है, जो छोटे जो सड़क बनाते हैं, इन लोगों की हमारे देश में क्या भूमिका है, तो ये बताना आपको। समझ में आ गया क्वेश्चन? जो आम लोग हैं, जो जैसे बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, तो लेते तो थोड़ा सा हैं, मजदूरी उनको थोड़ी सी मिलती है, लेकिन वो समाज में बहुत अधिक लौटाते हैं। तो बार बार वही बातें आ रही है, आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है, देखो यह कथन लेखिका ने उन पहाड़ी श्रमिक महिलाओं के बारे में कहा है जो पीठ पर बंधी टोकरी में अपने बच्चों को, देखो ये जो कथन है, ये पहाड़ी श्रमिक महिला, जो पहाड़ पर रहने वाली, जो मेहनत करने वाली महिला है, उनके बारे में कहा है, जो पीठ पर बच्चों को बांधकर अपने बच्चों को संभालते हुए कठोर परिश्रम करती है। वो बच्चों को भी संभालती है और कठोर परिश्रम भी करती है, सड़कें बनाती है। ऐसा दृश्य उसने कब देखा था लेखिका ने? प्लानू और गुमला। ये पहले वाले क्वेश्चन में भी आ गया, अब भी आ गया। मैं बार बार अंडरलाइन कर रही हूँ, इनको आप याद जरूर कर लेना बेटा। इनको याद कर लोगे तो खुद से बना लोगे, और नोटबुक में लिख के याद करना। ऐसा ही दृश्य लेखिका ने प्लानू और गुमला के जंगल में देखा था। ठीक है, ऐसा ही दृश्य जब वो आ रही थी तो प्लानू और गुमला के जंगल में देखा था, जहाँ आदिवासी औरतें हैं वो बच्चों को पीठ पर बांधकर पत्तों को तराश रही थी, पत्तों को तोड़ रही थी। ये सभी बहुत कम लेकर
ये जो औरतें होती हैं ये बहुत कम लेती हैं, बहुत कम उनको मेहनत मिलती है और समाज को बहुत अधिक देती हैं। जो श्रमिक महिलाएं हैं घर बार दोनों संभालती हैं, जो मेहनत करने वाली, सड़कें बनाने वाली, इस तरह की जो श्रमिक महिलाएं हैं वो घर भी संभालती हैं और बाहर भी संभालती हैं, बच्चों की देखभाल भी करती हैं साथ साथ में, और परिश्रम कर कर घर के लिए धन भी कमाती हैं। बड़ा आसान समझ में आ रहा है ना बेटा। यही बात हमारे देश की आम जनता पर भी लागू होती है, ठीक है। यही बात हमारे देश की आम जनता पर भी लागू होती है। श्रमिक वर्ग जो होता है वो कठोर परिश्रम करता है, सड़कें बनाता है, पुल बनाता है, रेलवे लाइन बनाता है। तो आपको क्या क्या याद करना है, जो श्रमिक वर्ग क्या क्या करता है, कठोर परिश्रम करके क्या क्या बनाता है, सड़कें बनाता है, पुल बनाता है, रेलवे लाइन बनाता है, विशाल भवन बनाता है। इनका निर्माण आम जनता करती है। वो कड़ी मेहनत करती है, खेतों में अन्न भी पैदा करती है, ठीक है। खेतों में अन्न ये भी आम जनता करती है ना। तो खेतों में ये मेहनत करके आम जनता खेतों में अन्न भी उपजाती है, लेकिन बदले में उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। यह एक कटु सत्य है। हमारे देश की आम जनता बहुत कम लेकर बहुत अधिक समाज को लौटा देती है। तो जो बेटा मैंने नीचे अंडरलाइन कर दी ना, आप वो अक्षर याद कर लेना, बाकी खुद से बना दोगे, आई एम 100% श्योर, ठीक है। लेकिन बदले में उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। यह एक कटु सत्य है कि हमारे देश की आम जनता बहुत कम लेकर बहुत अधिक समाज को लौटा देती है। देश के विकास के लिए ये जो श्रमिक महिलाएं हैं, श्रमिक लोग हैं, जो ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा। देखिए, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। जो आजकल की जो पीढ़ी है वो प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रही है। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति का ख़त्म कर रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता को ख़त्म कर रहे हैं। कैसे? इसे रोकने के लिए आप क्या भूमिका होनी चाहिए, आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। देखो, आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, वो नए नए मकान बनाने के लिए पेड़ों को काट रही है, अंधाधुंध काट रही है, कारखाने बना रही है, दूषित पानी छोड़ रही है नदियों में। तो यहाँ के ये क्या हो रहा है, बहुत अधिक पर्यावरण वो क्या हो रहा है, बहुत अधिक प्रकृति के संसाधनों का शोषण हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे जल प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, इनको रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पेड़ लगाने चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो आजकल की पीढ़ी प्रकृति तो आप समझते हो ना। तो आजकल की जो पीढ़ी है वो प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रही है। तो आज की जो पीढ़ी है प्रकृति का विनाश करने में संलग्न है, मतलब लगी हुई है। आजकल की जो पीढ़ी है वो प्रकृति का विनाश करने में लगी हुई है। विकास के नाम पर यह पीढ़ी अधिकाधिक भवनों का निर्माण कर रही है। जो आजकल की जो पीढ़ी है वो विकास के नाम पर, विकास होगा इसलिए वो बहुत अधिक भवनों का निर्माण कर रही है, वृक्षों का अंधाधुंध कटाई कर रही है, बहुत अधिक वृक्ष काटे जा रहे हैं। यही नहीं, कल कारखानों की दूषित पानी, जो कारखानों का, कंपनियों का जो गंदा पानी होता है वह नदियों में बहाया जा रहा है। प्रकृति में संसाधनों का शोषण किया जा रहा है। जो प्रकृति के संसाधन हैं उनका शोषण किया जा रहा है, पेड़ बहुत काटे जा रहे हैं, और प्रकृति का अधिकाधिक दोहन करने के कारण तापमान बढ़ता जा रहा है। जब पेड़ अधिक बहुत काटे जाएंगे, प्रकृति का अधिक दोहन किया जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, तो क्या होगा, तापमान बढ़ता जा रहा है। हमारा तापमान अभी देखो, गर्मियाँ कितनी ज़्यादा होने लगी, टेम्परेचर कितना ज़्यादा होने लग गया है ना। पर्वत अपने स्वाभाविक सौंदर्य को खो रहे हैं। जो ज़्यादा पेड़ कटने से जो सुंदरता, जो प्रकृति की जो सुंदरता है वो ख़त्म होती जा रही है ना। जैसे लायुंग में, ये मैंने बताया था ना, ये देखिए लायुंग नमक स्थान पे पहले बहुत अधिक बर्फ़ पड़ती थी, ठीक है। लेकिन जब वो गए वहाँ पे, तो वहाँ पे बिल्कुल भी बर्फ़ वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि प्रकृति का जो दोहन हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पे बर्फ़ अब नहीं गिरती, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे आगे ऐसा ही होता जाएगा प्रकृति की वजह से। आप ये 3 वर्ड याद कर लेना बेटा, लायुंग, युंगथाम और कटाव। इन 3 वर्ड से आपको बहुत सारे लंबी स्टोरी को इसकी याद हो जाएगी, ओके। तो मैंने जो बताया इसमें, यहाँ पे तो बर्फ़ बहुत अधिक गिर रही थी कटाव में, यहाँ पर बर्फ़ की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ नहीं थी, सर्दी थी, यहाँ पे बहुत अधिक बर्फ़ गिर रही थी। और यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस पर बहुत सारे फौजी क्या कर रहे थे, ड्यूटी दे रहे थे -15 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो ये सब बताना है इसमें। तो क्या करें, पर्वत क्या होते हैं, प्रकृति का अधिक दोहन होने के कारण तापमान बढ़ता ही जा रहा है। पर्वत अपने स्वाभाविक सौंदर्य को खो रहे हैं। इसके लिए हमें जल प्रदूषण,
भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि पर रोक लगानी चाहिए। तो आपको रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और वायु प्रदूषण पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है। और जंगलों तथा पर्वतों को अधिकाधिक पेड़ लगाने चाहिए। जंगलों में और पर्वतों में बहुत अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक लगानी चाहिए। ठीक है, ये अंडरलाइन कर दिन पर नोटिस कर लेना बेटा। और ग्रामीण विकासों पर बल देना चाहिए। हो गया क्वेश्चन तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। बहुत अधिक प्रदूषण होने के कारण, मैंने बताया था ना, लायोंग में बर्फ़ की उम्मीद थी लेकिन वहाँ पे उनको बर्फ़ नहीं मिली। तो इसमें उसी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, उसी का ही आंसर पूछा गया है इसमें। तो प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, प्रदूषण के कारण क्या क्या दुष्परिणाम सामने आए, उनको वर्णन करना आपको। तो लेखिका ने मन में आशा थी कि यहाँ पर यात्रा पर निकली थी। लेखिका मन में यह आशा लेकर यात्रा पर निकली थी कि लायुंग, देखो लायू लिख रखा है इसमें, यह ग हो रहेगा। ठीक है, लायुंग में बर्फ़ देखने को मिलेंगी। ये मैंने बताया था ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ उनको नहीं मिली। ठीक है बेटा, ये 3 नाम आपको याद करने हैं, युमथांग, कटाव, लायुंग। तो क्या बताया, लायुंग में उसे बर्फ़ देखने को मिलेगी। एक सिक्किम युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण अब स्नोफॉल घट गया है। प्रदूषण अधिक होने के कारण अब स्नोफॉल घट गया। यहाँ 500 मीटर ऊपर कटाव पर बर्फ़ होगी, कि यहाँ पर ऊपर 500 मीटर ऊपर है कटाव। ठीक है, ये जो नाम याद करवाई थी वही है, कटाव पर बर्फ़ मिलेगी। प्रदूषण हमारे पर्यावरण को अत्यधिक प्रभावित कर रहा है। स्नोफॉल कम होने के कारण नदियों का पानी घट गया है। नदियों का पानी घट गया, स्नोफॉल आता था, नदियों में पानी आता था, तो स्नोफॉल कम हो गया है तो पानी भी कम हो गया, जिससे पीने योग्य पानी और सिंचाई के लिए पानी की कमी हमारे सामने आ रही है। पानी पीने की भी कमी आ रही है और सिंचाई के लिए भी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा। वायु प्रदूषण के कारण, ये वायु प्रदूषण को भी आपको ध्यान देना है। वायु प्रदूषण के कारण महानगरों में ताज़ी हवा नहीं मिलती। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर वायु प्रदूषण बहुत अधिक हो गया है, धुआं अधिक हो गई है, जिसके कारण क्या होता है, ताज़ी हवा नहीं मिलती। वहाँ सांस संबंधी, ये जो दिल्ली वगैरह में बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर जो बहुत अधिक कंपनियाँ, कारखाने हैं, तो बहुत अधिक धुआं, केमिकल वगैरह निकलते हैं ना, तो वहाँ पर वायु प्रदूषित हो गई है, जिसके कारण ताज़ी हवा नहीं बची वहाँ पर। सांस संबंधी रोगों के अतिरिक्त वहाँ पर कैंसर, उच्च रक्तचाप संबंधी बीमारियाँ, ये बीमारियाँ आजकल वहाँ पे होने लगी है। कैंसर, उच्च रक्तपात और सांस संबंधी बीमारियाँ हो रही है। ध्वनि प्रदूषण हमारे अंदर बहरापन कर रहा है। ठीक है, जो ध्वनि प्रदूषण उसके क्या 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 कारण हो रहे हैं, हमारे अंदर बहरापन आ रहा है। ये याद, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अनिद्रा की शिकायत हो रही है, मानसिक अस्थिरता जैसे रोग उत्पन्न कर रहा है। भूमि प्रदूषण के कारण, देखो ध्वनि प्रदूषण के कारण भी दिखाना है, भूमि प्रदूषण के कारण भी क्या क्या हो रहा है, और वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है, देखो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। और भूमि प्रदूषण होने के कारण क्या क्या हो रहा है, जो भूमि के नीचे मिलने वाले जो पानी था वो प्रदूषित हो रहा है, और हमें प्रदूषित, जो भूमि के नीचे भूमि प्रदूषित हो रही है, तो भूमि के नीचे जो पानी है वो भी प्रदूषित हो रहा है, और हमें प्रदूषित सब्जियां और फल खाने को मिल रहे हैं, अनाज भी। ठीक है बेटा, इतना ही है ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। देखो जब वो कटाव पे गई है, जब वहाँ पे वो बर्फ़ बहुत अधिक थी वहाँ पे, तो वहाँ पर कोई भी दुकान न होना एक ज़रूरत की चीज़ें की कोई बात नहीं है, लेकिन बर्फ़ बहुत अधिक हो रही, बहुत सुंदर दृष्टि है वहाँ पर, बहुत सौंदर्य है। तो अगर उसने कहा कि अगर दुकानें वहाँ पर नहीं है तो यह एक वरदान है, क्योंकि वहाँ पर दुकानें होती तो बहुत सारे लोग होते, बहुत सारी लोग सामान खरीदते, तो उसकी सुंदरता वो नष्ट हो जाती। तो ये बताने, कटाव सिक्किम का एक सुंदर और अनजान सा स्थल है। तो ये तो स्टार्टिंग से बता रहे सिक्किम का है। कटाव सिक्किम का एक सुंदर और अनजान सा स्थल है, जहाँ पर प्रकृति बड़ी सुंदर और आकर्षक है। बर्फ़ पर चलने के लिए लेखिका को घुटनों तक लंबे बूटों की आवश्यकता पड़ी। जो बर्फ़ पर चलने के लिए लेखिका को क्या ज़रूरत पड़ी, बड़े लंबे लंबे बूटों की आवश्यकता पड़ी, लेकिन वहाँ पर कोई दुकान ही नहीं थी। तब लेखिका ने अनुभव किया कि यहाँ पर किसी दुकान का न होना एक वरदान के समान है, क्योंकि यदि वहाँ पर दुकानों की लंबी पंक्तियाँ होती, लंबी लंबी दुकानें होती, बहुत सारी दुकानें होती, कटाव का जो प्राकृतिक सौंदर्य भी नष्ट हो जाता।
क्योंकि इससे स्थानीय जनसंख्या बढ़ जाती, बहुत सारे लोग यहाँ पर होते और सैलानियों की भीड़ भी लगी रहती। बहुत सारे सैलानी उस दुकानों में सामान खरीदते। फलस्वरूप यहाँ भी प्रदूषण अपने पाँव पसार लेता। अतः कटाव का किसी भी दुकान का न होना एक वरदान ही है। यानी कि यहाँ पर कोई दुकान नहीं है तो इसकी सुंदरता यूँ की यूँ दिखाई दे रही है, वरना इसकी सुंदरता भी खराब हो जाती। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति ने जल संचय को बड़ी विचित्र व्यवस्था दिखाई है। इसमें देखो प्रकृति ने क्या किया है, जल संचय मतलब जल का इकट्ठा करना। प्रकृति ने जल संचय की बड़ी विचित्र व्यवस्था की हुई है, प्रकृति ने की है। जल को इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है ना, वो प्रकृति ने बहुत ही सुंदर की है, विचित्र की है। सर्दी में क्या होता है, सर्दियों में जो पर्वत शिखर होते हैं उससे बर्फ़ पड़ती है। ऊंचे ऊंचे जो पर्वत शिखर होते हैं हिमालय पर, सिक्किम में, और ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में, और जल का भंडारण हो जाता है। बहुत सारा जल, बर्फ़ पड़ती है तो जल क्या हो जाता है, जल बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है तो वो इकट्ठा हो जाती है। अब जैसे गर्मी आएगी तो वो पानी बन जाएंगी। तो हिमांचित पर्वत शिखर पर एक प्रकार का जल स्तंभ है, बहुत अधिक जल इकट्ठा होकर स्तंभ की तरह बन जाता है हिमालय पर, जो गर्मियों में, जब गर्मी आती है तो जल धारा का रूप धारण करके उसे करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता है। लेकिन जब ये हिमालय में गर्मी आती है तो सारी बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाती है और करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है और खेतों की सिंचाई भी करते हैं। अंत में यह जल सागर में जाकर मिल जाता है। जो हिमालय का जो बर्फ़ है वो पिघलकर कहाँ पे मिल जाती है, बाद में सागर में जाकर मिल जाती है। सागर के जल वाष्प में भी वरदान बनते हैं। जो सागर के जल वाष्प में बादल बनते हैं, सागर के जल से फिर क्या होता है, वाष्प बनकर फिर बादल में चले जाते हैं और वे मैदान और पर्वत क्षेत्रों में वर्षा का रूप बर्फ़ के रूप में बरसते हैं। ठीक है, सागरों से वाष्प बनकर फिर बादल बन जाते हैं, फिर बारिश करते हैं। इसी जल चक्र द्वारा प्रकृति जल संचय करती है। इसी प्रकार जल चक्र के द्वारा प्रकृति क्या करती है, जल को इकट्ठा करती है और उसका वितरण भी करती है। इसका लास्ट क्वेश्चन है 16। वीडियो तो लंबी बन गई बेटा। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? तो देश की सीमा पर तैनात फौजी हमेशा प्रकृति के प्रकोप का सामना करते हैं। जो प्रकृति कैसे भी हो, कितनी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, लेकिन वो उनका सामना करते हैं। सर्दियों में यहाँ पर तापमान शून्य से भी 20 से 25 डिग्री, -20 से 25 डिग्री तक चला जाता है। सर्दियों में क्या होता है कि टेम्परेचर होता है -20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तब भी ये लोग प्रहरी बनकर सीमाओं की रक्षा करते हैं। तब भी क्या करते हैं, ये पहरा देते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं। देशवासी चैन की नींद सो सके इसलिए पूरी रात जागते हैं। फौजी भाइयों के लिए बोला है। इसी प्रकार जंगलों, बीहड़ जंगलों, तपते रेगिस्तान भी हमारे फौजी भाई भूखे प्यासे रहकर कर्तव्य का पालन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं से भिड़ भी जाते हैं। हमारा दायित्व यह है कि हम देश के फौजियों के प्रति स्नेह और सम्मान का भाव बनाए रखें। उनके परिवारों पर किसी प्रकार का कष्ट न आने दें। हमारी सरकार और समाज का दायित्व है कि वे सैनिकों के परिवारों तथा उनके बच्चों का पूरा ध्यान रखें। हमारे देश के हमारे समाज का ये कर्तव्य है कि हमारे देश के जो सैनिक हैं और उनके परिवार हैं और उनके बच्चों का पूरा ध्यान रखें। हमें सैनिकों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तो ये तो बेटा बड़ा इजी क्वेश्चन है, सब बच्चों को आता होगा। बस वही लिखना है, टेम्परेचर दिखाना है और वो हर परिस्थिति में अपनी ड्यूटी करते हैं ये दिखाना है। चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे -डिग्री हिमालय का हो, कहीं भी हो, वो अपनी कंप्लीट ड्यूटी करते हैं और तभी सभी लोग देश में अच्छे से सो पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं। चैप्टर हो गया फिनिश और इसके बाद में हम कुछ और बचता है तो करवाएंगे। अभी इसके जो अभ्यास के वो 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं बेटा। आशा है सभी बच्चों को अच्छे से याद हो गए होंगे। और जैसे भी आपको उचित लगे, जैसे लग रहा है धीरे पढ़ा रही है मैम, तो आप उसको स्पीड से भी कर सकते हैं थोड़ा। और आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसको बैक में करके जाके देख सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में थोड़ा छोटा दिख रहा है तो आप जूम कर सकते हैं। देखो सारी फैसिलिटी आजकल, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ठीक है बेटा, और क्लियर भी कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।